दोस्तों आज का ये वीडियो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज़ में यूरिन सिस्टम में और जेनाइटल सिस्टम में दोनों में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। और 10% लोग हमारे यहाँ आसपास डायबिटिक हैं। इस पूरे दुनिया में जो पूरी जनता है उसमें 10% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। और ऐसा कहा जाता है कि अगले 5 से 7 साल में जो डायबिटिक्स हैं पूरी दुनिया के वो डबल हो जाएंगे नंबर में, यानी कि हम में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में। दोस्तों डायबिटीज़ में जैसे कि हम जानते हैं एक शुगर को कंट्रोल करने में बॉडी को प्रॉब्लम होती है और ये बहुत तरह की डायबिटीज़ हो सकती है। शुरू से बचपन से भी हो सकती है, किसी को बाद में जाके भी हो सकती है, दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकती है, इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के कारण और उसके इलाज के बारे में नहीं बात करने वाले, बट जिनको डायबिटीज़ है वो कैसे अपनी किडनी का ध्यान रखें और अपने जनेंद्रियों का ध्यान रखें ताकि उनको कल को दिक्कत ना आए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो क्यों नुकसान पहुंचाती है इन सब जगहों को। जब भी हमारे यहाँ शुगर बढ़ती है शरीर में तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिसको एज के नाम से भी जानते हैं, AGE। और ऐसे ही फ्री रेडिकल बहुत सारे बनते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में और ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में जहाँ से टॉक्सिक वेस्ट जो हैं वो बनने लगती हैं। तो दोस्तों ये सारे तो टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी हमारी किडनी के फिल्टर, हमारी नसों, हमारे स्पॉन्जी टिश्यू में और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमारे एंडोथीलियम है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज हैं, जो खून ले जाने वाली नसें हैं, उनकी जो अंदर की खाल है जो कि अंदर की टनल को लाइन किए हुए है, उसके अंदर डैमेज पहुंचाती हैं और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, इसके अलावा मोटापे होने का, BP बढ़ने का। और जैसे कि हम जानते हैं किडनियों के ख़राब होने का, नसों के ख़राब होने का, आँखों के ख़राब होने का और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का, ये सभी रिस्क डायबिटिक्स में ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले तो यूरोलॉजिकली, यानी कि पेशाब में क्या क्या तकलीफ डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI जो है वो तो बहुत ही कॉमन है डायबिटिक्स में, क्योंकि जो यूरिन है उसमें बहुत सारी चीनी की मात्रा ज़्यादा रहती है। और जैसे ही आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के लिए भी शुगर जो है वो बहुत ज़रूरी है उनके बढ़ने के लिए, उनके ग्रो करने के लिए। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा क्योंकि डायबिटिक ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं किडनी के फिल्टर को डायरेक्ट डैमेज करते हैं, तो किडनी की जो क्रेटिन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। और यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ने लगती है, क्योंकि जो फिल्टर जब डैमेज होता जाता है तो जैसे जो छन्नी खराब हो जाए तो चाय के साथ चाय पत्ती भी साथ साथ चली जाएगी। तो ऐसे ही यूरिन बनते समय प्रोटीन भी साथ साथ यूरिन में जाने लगता है और इस प्रोटीन के अमाउंट को जान के हम पता कर सकते हैं कि किडनी हमारी कितनी खराब हो रही है। तो ये तो हुई दोस्तों नेफ्रोपैथी की बात। इसके अलावा दोस्तों किडनी के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम पेरीरिनल टिश्यू कहते हैं, उसके आसपास भी फोड़े होना, एब्सेसेस बनना, इन्फेक्शन होना, ये बहुत कॉमन होता है डायबिटीज़ में। और जैसे कि हमने कहा था कि डायबिटीज़ के अंदर एंडोथीलियल लाइनिंग जो है, यानी कि आर्टरीज़ के अंदर की जो त्वचा है वो खराब हो जाती है, तो रीनल आर्टरी यानी कि जो गुर्दे की आर्टरी है उसके अंदर भी दबाव आ जाता है, उसमें स्टेनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे में पूरा खून नहीं पहुँच पाता और उसकी वजह से भी क्रेटिन बढ़ने लगता है, BP बढ़ने लगता है और किडनीज खराब होने लगती हैं। दोस्तों इसके अलावा जो हमारे मूत्र मार्ग है, यानी कि जो किडनी से यूरेटर होता है वो एक ब्लैडर में जाता है, तो ब्लैडर के अंदर भी सिस्टोपैथी करके एक बीमारी होती है, यानी कि क्योंकि ब्लैडर हमारी नसों से चलता है, हमारी नर्व से चलता है, वो बताता है पेशाब कितना इकट्ठा हो गया, कब पेशाब करना है, और जब दिमाग सिग्नल भेजता है तो ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ के उस पेशाब को बाहर निकालता है। तो इसके अंदर भी कुछ कमियां आने लगती हैं डायबिटीज़ में, जिसको हम सिस्टोपैथी कहते हैं, यानी ये ब्लैडर जो है वीक हो जाता है, इसकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो खुल के नहीं आ पाता बाहर, क्योंकि पेशाब को बाहर निकालने के लिए हमें ब्लैडर का सिकुड़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें ताकत होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिस्टोपैथी काफ़ी कॉमनली डायबिटिक्स में देखी जाती है। ऐसे ही प्रोस्टेट के अंदर जो हमारा गदूद है उसमें इन्फेक्शन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, गदूद का तेज़ी से बढ़ना, इसके साथ भी डायबिटीज़ का लिंक देखा गया है, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्टम्स, यानी कि जैसे कि हमारे पेल्विक नसों में, यानी कि जो हमारे अंदर अंग हैं हमारे पेल्विक एरिया में, उनकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर भी एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से उन सभी जगह पे प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से भी जो प्रोस्टेट के बढ़ोतरी के सिम्टम हैं वो डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। ऐसे ही आसपास इन्फेक्शन होना, गोलियों में इन्फेक्शन, एपिडिडमिस इन्फेक्शन, यानी मेल एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं उन सभी में इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है। और खाल पे, यानी कि लिंग के आगे की चमड़ी में बहुत कॉमनली पेशेंट्स में इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जिनको थोड़ा भी फाइमोसिस है, जिनको बार बार यहाँ क्रैक्स आ रहे हैं लिंग की चमड़ी में या और कोई रेडनेस आ रही है, उनमें हम
सर्कमसिजन करने की सलाह अक्सर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पेशेंट्स दवाई से ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको बार बार हमारे पास आना पड़ेगा, तो एक ही बार में इस प्रॉब्लम का निजात उनको दिया जाए। ऐसे ही दोस्तों, जो हमारे गोलियों के आसपास की खाल है जिसको हम अंडकोश कहते हैं, उसके अंदर उसकी खाल में फंगल इन्फेक्शन होना, बार बार फोड़े होना, ये सब भी बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, और इनके लिए भी बार बार पेशेंट्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। पेशाब के अंदर जो मांसपेशियां हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन से खुलने से पेशाब खुल के आता है ब्लैडर के सिकुड़ने के बाद, जिनको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है पेशाब में, इसको हम डेट्रूसा एक्सटर्नल स्फिंक्टर डिसाइनर्जिया कहते हैं। ऐसे ही किडनी के अंदर पैपिला जो होते हैं जिनमें यूरिन बनता है, उनमें इन्फेक्शन होना ये बहुत कॉमन है। इनका टूट के गिरना, जिसको हम एक्यूट पैपिलरी नेक्रोसिस कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। इस तरह की काफ़ी सारे इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स यूरिन ट्रैक्ट में आ सकती हैं। लेडीज़ में पर्टिकुलरली वजाइनल एरिया में, स्नायु के एरिया में बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं। सफ़ेद पानी आना, और ये बहुत ही कॉमन है डायबिटिक्स में, स्पेशली ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और लास्ट में हम चर्चा करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जो डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होता है। तो दोस्तों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर 10 साल से आपको डायबिटीज़ है तो करीब 70 से 80% मरीज़, उनके अंदर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और आमतौर पे धीरे धीरे करके बढ़ती भी जाती है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसका पूरा इलाज नहीं लेते हैं, शुगर को आप कंट्रोल नहीं रखते हैं, और रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में आप नहीं रहते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सेक्सुअल पावर जो है ये कम हो जाती है। और इसका कारण ये है कि जो नसें हैं वो डैमेज होती जाती हैं। जो हमारी लिंग के अंदर का स्पॉन्ज है, जो कि पूरी एक तरह से बड़ी आर्टरी या साइनोसॉइडल टिश्यू है, उसके एंडोथीलियम में भी ये डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्पॉन्ज है ये ख़राब होता जाता है। और इनिशियली तो दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, और अगर आप टाइम से दवाई शुरू करें तो आगे चल के इसमें इम्प्लांट कराने की या फिर दवाइयों बेअसर हो जाने की समस्याएं जो है नहीं आती हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट से, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी से इरेक्शन को मेंटेन किया जा सकता है, लो डोज के द्वारा भी। डायबिटीज़ के अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि शुगर की दवाइयाँ पहले ही चल रही होती हैं, हार्ट की दवाइयाँ चल रही होती हैं, प्रोस्टेट की दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो ऐसे में इरेक्शन की एक और दवाई खाने से लोगों को बहुत एतराज़ होता है, उनको मन नहीं होता है सब करने का। लेकिन वो ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं एंडोथीलियम जो है, जिसको हम अगर रिवर्स कर सकें इस लोगों को, तो इससे उनका इरेक्टाइल टिश्यू प्रिजर्व रह सकता है। और ये जो दवाई है जो हम इरेक्शन के लिए आमतौर पे पेशेंट्स को देते हैं, इससे उनके यूरिन के रास्ते के अंदर भी खुलावट आ सकती है, रुकावट जो है वो कम की जा सकती है, और बहुत तरह के फ़ायदे ये दवाई उनको दे सकती है। दवाई टाइम से स्टार्ट करने से आगे चल के दवाई की डोज बढ़ने में कमी रहती है। यूजुअली लो डोज पे ही पेशेंट्स जो हैं वो स्टेबल फील करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मरीज़ों में एक्स्ट्रा दवाई खाने की ज़रूरत संबंध बनाने के समय रह सकती है, बट लो डोज के अंदर ही उनका फिर काम चलता रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिन्होंने टाइम से दवाई शुरू नहीं की है, जिनके अंदर एंडोथीलियम खराब हो चुका है, जिनके अंदर पिनाइल स्पॉन्ज खराब हो चुका है, उनमें आमतौर पे हम इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन लगाने की सलाह भी दे सकते हैं, जिसके ज़रिए भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन इंट्राकेवेनोजल इंजेक्शन का इसमें प्रॉब्लम यही रहता है कि इन्फेक्शन का चांस बहुत रहता है, तो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से इंजेक्शन को लगाना पड़ता है। और अगर आप इम्प्लांट कराना चाहते हो डायबिटीज़ में, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, एंड स्टेज पे आ गया हो, तो इसके अंदर आपको कोशिश करनी होगी कि जब आप इम्प्लांट कराएं तो आपका शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, आपका जो पेशाब है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और जो ये HbA1c होता है, जो कि हमारे 3 महीने के शुगर के बारे में बताता है, ये हमारा लेवल 7.5 से कम होना चाहिए, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें और इन्फेक्शन कम से कम हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आज हमने की हैं डायबिटिक्स के बारे में, जो उनको यूरिन में प्रॉब्लम रहती हैं, जो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं, इससे आपको लाभ रहेगा, और आप अपनी शुगर के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, दवाइयाँ रेगुलर खाएंगे, और टाइम से ही जो प्रॉब्लम्स हैं इनका इलाज शुरू करेंगे।